हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय वन बुक केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं अम्ल भस्म तथा लवण का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। यानी ये सभी का नाम दिए हैं, इनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमको बताना है। तो पहला है नींबू रस। तो नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और खट्टा दूध किसमें पाया जाता है, विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलिए दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखे। तो पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का और सूत्र क्या होता है, HNO3। इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तीसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और सूत्र क्या होता है, तो HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है फास्फोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, तो H3PO4। ये जो है यह फास्फोरिक अम्ल है। फिर है पांचवा कार्बोनिक अम्ल क्या है, तो H2CO3 का। H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। चलिए अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। तो आंसर है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो क्वेश्चन है 3 नंबर का पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से कराने पर क्या होती है। तो आंसर है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है, Zn और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। फिर दूसरा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, तो आंसर है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। अब है फिर तीसरा तीसरा है 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम एल्युमिनियम से कराते हैं तो क्या होता है। तो आंसर है कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया तो आंसर है कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम एल्युमिनियम से कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का चौथा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से कराने पर क्या होता है। तो आंसर है कि जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से कराते हैं तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से कराते हैं तो FeCl2 बनता है, यानी फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। तो यहाँ जो दुर्बल शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। तो आंसर है, देखिए इसका आंसर है कि एसिटिक अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में प्रदान करता है, जबकि अमोनिया जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में प्रदान करता है। यही दुर्बल शब्द का तात्पर्य है कि वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में प्रदान करता है। यानी दुर्बल शब्द का तात्पर्य क्या है कि वह अम्ल कितना हाइड्रोजन आयन या वह कितना भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में प्रदान करता है, यही दुर्बल शब्द का तात्पर्य है। आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और भस्म जो होता है वह जल में घुलकर
हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, यानी OH माइनस आयन प्रदान करता है। अब है अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में भेद बताएं। प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में भेद बताना है। आंसर है कि प्रबल अम्ल, तो देखिए प्रबल अम्ल जो है वह वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन अधिक मात्रा में प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करता है, उसे ही हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह प्रबल अम्ल है, फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है वह प्रबल अम्ल है, इत्यादि। फिर है सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा तथा जल की अल्प मात्रा यानी कम मात्रा घुली होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा घुली हो तथा जल की कम मात्रा घुली हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक रूप से घुली रहती है और जल बहुत कम मात्रा में घुला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताना है। क्वेश्चन है दूसरा कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताना है। तो देखिए आंसर है कि प्रबल भस्म क्या है? तो वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर यानी आयनित होने के बाद OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं? यानी वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। और दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? कि वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर यानी कम मात्रा में घुलकर कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं। प्रबल भस्म का उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है KaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल भस्म का उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं? वैसा भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि दुर्बल भस्म वैसा भस्म होता है जो जल में कम रूप से यानी आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में प्रदान करता है, उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है, कैसे? कार्बोनेट का जो उदासीनीकरण होता है वो ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है, कैसे? आंसर है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात CO2 गैस प्रदान करता है, जबकि कार्बोनेट का उदासीनीकरण हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो आंसर है क्वेश्चन है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होता है, कैसे? तो इसका आंसर है कि जब हम कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसके पश्चात CO2 गैस प्रदान करता है, जबकि हम कार्बोनेट का उदासीनीकरण हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसी प्रकार भिन्न है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि pH प्रतीक में P तथा H का क्या संकेत करते हैं? pH जो प्रतीक है वह P तथा H का क्या संकेत करते हैं? तो और फिर है कि pH स्केल क्या सूचित करता है? तो आंसर है कि pH प्रतीक में P का अर्थ होता है पोटेंज यानी पावर तथा H का होता है हाइड्रोजन। तो ये pH में P जो होता है वह पोटेंज यानी पावर तथा H जो है वह हाइड्रोजन का सूचित करता है, वह हाइड्रोजन को सूचित करता है। फिर इसी क्वेश्चन में है कि pH स्केल क्या सूचित करता है? तो देखिए वैसा स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण किया जाता है, उसे pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल किसे कहते हैं? तो वैसा स्केल जिसकी सहायता से हम किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है उसकी सांद्रता को निर्धारण कर सकते हैं कि कितना है, उसे ही हम लोग pH स्केल कहते हैं। इस स्केल में उदासीन pH मान 7 पर तथा 7 से कम अम्लीय विलयन तथा
पीएच मान 7 से अधिक क्षारीय गुण को दर्शाता है। जो पीएच स्केल होता है, जब उसका मान 7 रहता है तो वह उदासीन होता है, और 7 से कम पीएच स्केल जिस विलयन का होता है वह अम्लीय विलयन होता है, और 7 से अधिक जिस विलयन का पीएच होता है वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि 5 विलयनों ए, बी, सी, डी तथा ई को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इस विलयनों के पीएच मान क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाया जाता है। यानी ए का पीएच मान 3, बी का पीएच मान 1, सी का पीएच मान 12, डी का पीएच मान 7 तथा ई का पीएच मान 9 पाए गए हैं। इनमें से कौन विलयन पहला है कि उदासीन है? तो उदासीन विलयन जो है वह डी है, क्योंकि डी का पीएच मान 7 है, और जब 7 किसी का पीएच मान होता है तो वह उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन कौन सा है? डी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रबल क्षारीय कौन है? तो क्षारीय गुण देखिए कौन से किस विलयन का क्षारीय गुण होता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उस वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो अब बोल रहे हैं कि प्रबल क्षारीय कौन है? तो पीएच मान में 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। तो जिसका 7 से अधिक होगा वही प्रबल क्षारीय होगा। तो देखिए इसमें 7 से अधिक किसका है? तो 7 से अधिक एक 9 है और एक 12 है, लेकिन 14 तक पीएच स्केल में होता है। तो जिसका जितना अधिक होगा उसे ही प्रबल क्षारीय कहेंगे। तो इसमें 12 जो है वह प्रबल क्षारीय, यानी 12 किसका पीएच है? तो सी विलयन का पीएच मान कितना है? 12। तो यहाँ पर प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? सी। फिर तीसरा है कि प्रबल अम्लीय कौन सा है? तो प्रबल अम्लीय 1 है, क्योंकि सबसे कम पीएच मान प्रबल अम्लीय सबसे कम पीएच मान किसका है? बी का है, इसलिए प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? बी। तो तीसरा का बी हो जाएगा। फिर चौथा है कि दुर्बल अम्लीय कौन सा है? तो दुर्बल अम्लीय 9 है, यानी 9 किसका पीएच मान है? तो ई का। तो चौथा दुर्बल अम्लीय बोल रहा है, दुर्बल अम्लीय यानी सबसे कम। तो दुर्बल अम्ल किसका है? तो 3 का, यानी ए 3 किसका पीएच मान है? ए का। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए। फिर पांचवा है कि दुर्बल क्षारीय कौन है? तो दुर्बल क्षारीय कौन सा है? ई विलयन जो है वह दुर्बल क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 9 है। तो ये इस 5 नंबर का आंसर होगा ये ई। फिर अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 अम्लीय विलयन एक्स, वाई तथा जेड का पीएच मान क्रमशः 0, 3 तथा 5, यानी एक्स का अम्लीय विलयन 0, वाई का अम्लीय विलयन 3 और जेड का अम्लीय विलयन 5 है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो आंसर है कि पीएच मान 0 वाले एक्स विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा, क्योंकि 0 जो है वह अधिक अम्लीय होता है, इसलिए इसमें हम लोग को हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होगा। अब चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन का दो है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो पीएच मान 5 वाले यानी जेड विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। किसमें? तो 5 वाले जेड विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 तक होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? समझाए। तो क्वेश्चन है कि किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है, इसको समझाना है। और अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.5 से लेकर 7.0 तक होना चाहिए। तो आंसर है कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। कभी कभी जब मिट्टी का पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है तो मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। जब मिट्टी का पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है तो मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए किसान खेत में चूना मिलाते हैं, क्योंकि चूना की प्रकृति क्षारीय होती है। इस प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो समझ में आया होगा कि आपको किसान मिट्टी में चूना को क्यों मिलाते हैं। तो आंसर है कि जब मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए किसान मिट्टी में चूना को मिलाते हैं, जिससे मिट्टी उदासीन हो जाता है, क्योंकि चूना की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जब अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होता है तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं। तो वह अम्लीयता को दूर करने के लिए किसान मिट्टी में चूना को मिलाते हैं। चलिए आज के इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम
आगे की ओर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।